आपकी वाइफ हिंदू हैं और आप मुस्लिम हैं, तो आप दोनों कैसे मिले, कैसे शादी हुई? आजकल तो व्हाट्सएप चैट में और फेसबुक पे मिलते हैं और डेटिंग पे चले जाते हैं। क्या नीतीश कुमार के फेस पर बीजेपी खेलेगी खेल और उसके बाद उन्हें दिल्ली भेज दिया जाएगा? हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, अमित शाह जी ने और सब लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और जीतेंगे। कि औरंगजेब की तो अब हड्डी भी गल गई होगी, फिर क्यों कहा जा रहा है कि उसकी कब्र को खोदो, उसके मज़ारों को आग लगा दो? अबू आसिम आजमी हाँ, वो छपास रोग है। लोगों को लगने लगा है कि ये सिर्फ एक हिंदुत्व पार्टी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को बुला के बात कर रही है, जिसका नाम शाहनवाज हुसैन है जी। तो ये हिंदू की पार्टी कैसे होगी? मैं कोई हिंदू धर्म में शामिल हो गया हूँ क्या? चिराग पासवान और कन्हैया कुमार के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, उसको लेके आपका क्या कहना है? कन्हैया को तो बोलने की बीमारी है। अच्छा, भूलता रहता है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूमा हैदर। कभी वक्फ बोर्ड, कभी नमाज, कभी मंदिर मस्जिद, तो अभी विधानसभा चुनाव बिहार में। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेके विपक्ष कुछ ना कुछ बोलता रहता है या इन मुद्दों को ज़बरदस्ती बनाया जाता है। तो इन्हीं पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद बिहार से आते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिनसे हम इन बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वाकई क्या ये चीज़ें जो विपक्ष अभी मुद्दा बनाए हुए हैं वो क्यों इतना तूल पकड़ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथ मौजूद हैं शख्स, उनके धर्म को लेके भी उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं शाहनवाज हुसैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट में, भारत एक्सप्रेस के पॉडकास्ट में। शाहनवाज जी, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि मनमोहन सरकार के दौरान देश में हमले हुए और अब खुद मोदी सरकार आतंकियों को पकड़ के ला रही है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? एकदम सवाल ही आपका सही है। मनमोहन सरकार के ज़माने में हमले होते थे और मोदी सरकार के ज़माने में हम पकड़ कर लाते हैं। तहव्वुर राणा को लेकर आए हैं। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी ओरिजिन का था जी, कनेडियन पासपोर्ट था, अमेरिका में पकड़ा गया। उसने रेकी की। 26/11 के बाद जो हमला 26/11 को हुआ, उसमें हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को हमने एक्सपोज किया था। लेकिन उसका जो मास्टरमाइंड था तहव्वुर राणा, उसको मोदी सरकार की कूटनीति की जीत है कि उसको ट्रंप से जब पिछली बार मोदी जी की मीटिंग हुई तब कहा कि आप हमें तहव्वुर राणा को सौंपिए जी। और अमेरिकी प्रशासन जो इतनी बार कांग्रेस की सरकार में कहा गया नहीं सौंपा, लेकिन इस बार मोदी जी ने कहा तो डोनाल्ड ट्रंप मान गए और उसको सौंप दिया। अब उससे पूछताछ जारी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितना कठिन हो सकता है? नहीं, बीजेपी के लिए तो बहुत इजी है। लोकसभा के चुनाव में 40 में से 30 सीट हम लोगों ने जीती। पिछला जो चुनाव था उसमें एनडीए के एक पार्टनर चिराग पासवान अलग लड़े थे जी, और एनडीए के वोट में थोड़ा बिखराव हुआ था। इस बार भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उसके बाद भूपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, सब हम इकट्ठे हैं जी। इकट्ठे होकर लड़ेंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। पिछली बार तेजस्वी यादव को 75 सीट आ गई थी। इस बार उनको इतनी सीट कम आएगी कि विपक्ष के नेता का दर्जा भी उनको मिलने वाला नहीं है। हम लोग 200 के पार जाएंगे जी, और 242 में 200 सीट हम लोग जीतेंगे। पहले भी बीजेपी जेडीयू मिलकर 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो इस बार हम अपना पुराना परफॉर्मेंस दोहराएंगे। बिहार में जैसे डेवलपमेंट हुआ, रोड, बिजली, पानी, सड़क में काम हुआ। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था उस वक्त इथेनॉल पॉलिसी बनाई और करीब 17 इथेनॉल के प्लांट बिहार में लगे जी। टेक्सटाइल में बहुत काम हुआ है। तो आपको ये इतना कॉन्फिडेंस, तो रोजगार मिला है जी, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इस बार आपकी सरकार आएगी वहां पर? एकदम आएगी, बनेगी, कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप।
अच्छा अच्छा, आपके एक वरिष्ठ सहयोगी हैं अश्विनी चौबे जी, जिन्होंने एक बयान दिया था जिसकी वजह से वो काफी सुर्खियों में भी रहे थे और आपको पता भी होगा। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो अगर इसको देखें तो क्या लगता है आपको कि क्या नीतीश कुमार के फेस पर बीजेपी खेलेगी खेल और उसके बाद उन्हें दिल्ली भेज दिया जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, अमित शाह जी ने और सब लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जहाँ तक अश्विनी चौबे जी का बयान है, वो उनका निजी बयान है, ये पार्टी का, ये एनडीए का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जीतने के बाद वो दिल्ली आ जाए और फिर पार्टी का फेस कोई और ही बने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये पक्का ये कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे जी और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे जी। अच्छा, बिहार में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी कैसे इस जाति को देख, मतलब इस जाति के जो मुद्दा है उसको कैसे सुलझाएगी? देखिए, जाति बिहार में फैक्टर होगा, देश भर में फैक्टर है जी। ये नहीं कि सिर्फ बिहारियों पे ये इल्जाम लगता है कि बिहार में ही फैक्टर है। हर जगह कहीं न कहीं जाति का प्रभाव रहता है। लेकिन हम लोग विकास के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, तो ज्यादातर लोग हमारा साथ देंगे। और जातीय जनगणना जो सर्वे है वो बिहार में हुआ था, तो जब जनगणना होगा तो इस विषय को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन जो जाति फैक्टर है, ज्यादातर जातियों का जो ब्लॉक है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ है, इसलिए कहीं पर कोई दुश्वारी आने वाली नहीं। अच्छा, चलिए अब थोड़ी बात करते हैं वक्फ बिल की भी। अभी वक्फ को लेके बहुत विवाद हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर पड़ सकता है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर बिना बात के गलतफहमी पैदा की जा रही है जी। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था जी, तो पूरे देश के मुसलमानों को कहा गया था कि आपके खिलाफ है, आपकी नागरिकता चली जाएगी। शाहीन बाग हुआ, पूरे देश में धरने हुए, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आखिर गलत वजह से हुए। वो कानून बन गया और लागू हो गया और आज एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर गलतफहमी पैदा की जा रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बहुत इजी तरीके से समझाएं कि ये वक्फ है क्या, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इसको लेकर। क्योंकि आम मुसलमानों की जिंदगी में वक्फ ने कोई रोल ही अदा नहीं किया है। अच्छा, वक्फ ने कभी न स्टाइपेंड दिया, न गरीब लोगों को दिया। वक्फ क्या है? हजरत उमर के वक्त से शुरू हुआ कि जब कोई अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा दान कर देता है कम्युनिटी के नाम, अल्लाह के नाम, और उससे ये है कि जो बेवा हैं, विधवा हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी परवरिश हो। मान लीजिए 100 एकड़ आपके पास जमीन है, आपने उसमें 80 एकड़ दान कर दिया, तो उस जमीन का फायदा किसको होना? गरीब लोगों को। लेकिन फायदा किसको हो रहा था कि वक्फ की जायदाद को खुर्द बुर्द करने वाले लोग वक्फ बोर्ड में बैठे हुए थे। मुतवलियों ने बेचने का काम किया। आप ये देखिए कि मैरियट होटल को दे दिया साउथ में 12,000 रुपए महीने। अच्छा, और एक दुकान लगा रहा है वो 22 लाख रुपए महीने, रूम का किराया अलग कमा रहा है। तो वक्त की जो जायदाद है, अब जो हम एक्ट लेकर आए, ये अच्छी नीयत से लाया हुआ वक्फ एक्ट है। इसका फायदा होगा गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, यतीम बच्चों को, विधवा को। और ये जो इल्जाम लगा रहा है कि साहब वक्फ की जायदाद जो है वो सरकार छीन लेगी, एकदम नहीं। तो ये 1 इंच भी जमीन, न मस्जिद की, न कब्रिस्तान की, न खानका की, न दरगाह की, 1 इंच जमीन भी हम लेने वाले नहीं है, बल्कि इसका फायदा गरीब लोगों को होने वाला है। और वो लोग प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो जमायतुल उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो। पर शहनवाज जी, ये एकदम से सारी चीजें बैक टू बैक क्यों हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि इससे मुस्लिम समुदाय और भड़केगा? मतलब पहले और अच्छा कर रहे हैं, अच्छी नीयत से किया तो भड़केगा क्यों? मैं आपके लिए कोई चीज तो इतना लेट क्यों किया? ये पहले से क्यों नहीं किया गया? ये नहीं, अभी किया है, बहुत से काम कर रहे हैं। मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, कोई भी तलाक 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 कहता था, रिश्ता खत्म, वो खत्म किया। उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि वोट कोई दे या ना दे, सबके लिए काम करना है ना। अगर मुस्लिम भाइयों को के लिए अच्छा बिल लेकर आए हैं
इसमें मोदी जी को शाबाशी मिलनी चाहिए। पर उनका आंदोलन हो रहा है बिना बात का। आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या देखा जा रहा है केसेस के? अभी तलाक के केसेस कम हो गए, पर लोगों ने बिना तलाक दिए छोड़ने के फैसले कर लिए। लोग बिना तलाक दिए अलग हो जाते हैं अब, तो उसको किस तरीके से देखेंगे फिर आप? वो भी तो एक बड़ी समस्या है। देखिए, वो तो सामाजिक समस्या है। पति पत्नी का झगड़ा होता है, किसी भी धर्म के लोग हों, और अब तो कत्ल भी होने लगे हैं, पत्नी काट के फेंक देती है। जी बिल्कुल, हाँ। तो आजकल तो हर घर में व्हाट्सएप आ गया है। किसी ऐसे व्यक्ति का व्हाट्सएप आ गया जो पति को पसंद नहीं है तो झगड़ा शुरू। तो आजकल जमाना तो बहुत अलग दौर में है। पर आपको नहीं लगता कि अलग हैं आप, लेकिन ट्रिपल तलाक कह देने से एकदम अलग हो जाए, ये हमने बंद किया। ऐसे भी वो तलाक़े बिद्दत था, वो कहीं भी इस्लाम में भी जायज नहीं था। पर ये भी तो चिंता का विषय है ना कि आप बिना तलाक दिए एक औरत को ऐसे ही साइड में छोड़ रहे हो ताकि आपको उसे कुछ चीजें देनी ना पड़े, आपको सेरेमनी ना देनी पड़े, उसका मतलब सजा काटने से बच जाए। तो ये भी तो चिंता का विषय है। इसमें औरत क्या करेगी फिर? नहीं, वो कानून के उसके पास रास्ते हैं। जैसे कि वो छोड़ दे तो जाए, थाने में जाए, FIR कराए, और उसके लिए अदालत का दरवाजा है, कानून उसके लिए बना हुआ है। कोई कैसे छोड़ देगा? लेकिन वो जो तलाक कह के एकदम अलग कर देते थे, उसको अलग किया है हम लोगों ने। अच्छा, चलिए, अब जैसे कि अभी एक हाल ही में मुद्दा था जो सभी को पता है, ईद को लेके, ईद की नमाज को लेके, जुम्मे की नमाज को लेके। तो इतने वक्त से ये नमाजें लोग पढ़ते आ रहे हैं और आज तक इतना ये मुद्दा नहीं बना था। फिर ये अचानक से इतना बड़ा मुद्दा कैसे बनने लग गया कि आप छतों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, आप अगर मस्जिद फुल हो जाती है तो आप मस्जिद के बाहर जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये एक तरीके से मतलब जो मुस्लिम समुदाय को लगता है कि ये एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप तो उर्दू पढ़ी हुई है ना? जी, कुरान हदीस भी पढ़ा। जी बिल्कुल। कहाँ पे है कि नमाज तो मस्जिद में पढ़ी जाती है, तो कहीं पे कहीं लिखा हुआ है कि रोड पे पढ़ना है? एकदम नहीं लिखा हुआ। पर नमाज तो पाक जगह पर वो तो उनका तो कहना ये होता है कि जब मस्जिद पूरी भर जाती है तो वो ना चाह के भी उन्हें उस एरिया में नमाज पढ़नी पड़ती है, थोड़ा मस्जिद से बाहर पढ़नी पड़ती है। मस्जिद में ही जहाँ भर जाए वहाँ 2 नमाज पढ़ लें। और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पे भीड़ बहुत बढ़ जाती है, जैसे पटना में गांधी मैदान में नमाज तो परमिशन लेकर वहाँ नमाज होती है, लेकिन गांधी मैदान में होती है, रोड पे नहीं होती। लेकिन अब कोई लोगों की जिद है, नहीं जी हम मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे, हम तो रोड पे ही पढ़ेंगे। ये क्या बात हुई? और छतों को लेके आप, क्योंकि वो तो एक किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। सर्कुलर नहीं हमने जारी किया कि छत पे नहीं। कहा गया था ये, अब कहा उस संभल में कहा था किसी ने, मेरठ में संभल में, जहाँ कभी दंगा हुआ था, तनाव हुआ था, वहाँ कहा होगा कि आप घर में नमाज पढ़ें या छतों पे नहीं पढ़ सकते। हाँ, लेकिन अपनी छत है, आप डांस करें, पार्टी करें, तो आप मतलब आप इस बात से साफ पढ़ना है तो नमाज भी पढ़ें। और अपने छत पे कोई कैसे कह सकता है कि हम अपने छत पे क्या करें? लेकिन जहाँ तनाव रहा वहाँ सलाह दी गई होगी। लेकिन आप अब रोज छत पे पढ़िए, एकदम इजाजत है। तो आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया कि छत पे? सर्कुलर यूपी गवर्नमेंट का जारी नहीं हुआ, हल्ला बहुत हो गया। पुलिस ने कहा कि आप ईदगाह में नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, रोड छत ये सब अवॉइड कीजिए। तो उसको ऐसा लगा जैसे कि हमने कहा है कि छत पे नमाज नहीं होगी। छत को लेकर तो गाने बनते हैं फिल्म में। तो जी, छत पे लोग हमारे यहाँ बिहार में तो जब अच्छा मौसम होता है तो लोग मच्छरदानी लगा के छत पे सो जाते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, छत पे सोने से मना नहीं है, सोने से मना नहीं है, नमाज के लिए रोक है बस। नहीं, मतलब कोई रोक नहीं है। आप जहाँ तनाव होगा, जहाँ पिछली बार संभल में कुछ पत्थरबाजी हुई तो वहाँ कहा होगा, लेकिन कहीं यूपी में या कहीं देश में ये सर्कुलर नहीं जारी हुआ कि आप छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन नमाज तो मस्जिद में ही पढ़ना चाहिए। नमाज ईद की ईदगाह में पढ़नी चाहिए। मैं भी जुमे की नमाज पढ़ के आया, मस्जिद में पढ़ के आया। ईद की नमाज हमने नई दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी। मस्जिद में जगह नहीं थी, जो बाहर में जगह थी वहां पढ़ी। तो कोई, ये हमारा देश है, दुनिया में मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा कोई देश नहीं हो सकता, हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
आज भी दुनिया के दूसरे यानी इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ रहती है? भारत में रहती है। और भारत में जितना मुसलमान सुरक्षित है दुनिया में कहीं नहीं। न पाकिस्तान चले जाइए, ईरान चलिए, इराक जाइए, चिली, चाड, कहीं जाइए, यमन, सीरिया। तो एक चीज आप मुझे सुरक्षित मुसलमान कहाँ है? भारत में। बिल्कुल, आप एक चीज मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से देश भर में 10 मस्जिद पे सर्वे होगा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जबकि अगर एक एक्ट है हमारा, प्लेसेस वर्शिप एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली कि जो पहले मस्जिद और मंदिर थे आप उनको नहीं हटा सकते, आप उनको छेड़ नहीं सकते, आप उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनका सर्वे किया जाए। और योगी जी ने भी इसका पूरा वो किया है, मतलब समर्थन किया है इसका, उसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, कोई सर्वे करने का ऐसा सुप्रीम कोर्ट का 10 मस्जिद का आदेश नहीं है। कुछ मस्जिद को लेके, संभल के मामले को लेके कुछ लोग कोर्ट गए थे और ये मामला सब जुडिस है, इसलिए सब जुडिस मैटर पे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि 1, 2, 4 जगह पर सर्वे तो कुछ मस्जिदों में तो सर्वे हो रहे हैं अभी भी। कुछ मस्जिद में नहीं हो रहा, सिर्फ संभल में ये हुआ था। और छोटा मोटा विवाद होगा, लेकिन हम सब मिलकर रहेंगे, ये हमारा मुल्क है, तो इसमें कोई जी शहनवाज जी, तो संभल में जो सर्वे हो रहा है, कि आपको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है? मतलब इतने वक्त बाद। वो तो अदालत का मामला है, मैं कोई जज हूँ जो कह दूंगा। फिर भी आपकी पार्टी की तरफ से तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो मामला सब जुडिस है उस पर मेरी अच्छा, इस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अदालत में मामला है, तो उसमें मैं कैसे कहूँ? अच्छा, तो आप इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए कि औरंगजेब, मतलब औरंगजेब बहुत फेमस पर्सनालिटी है अभी, जिसने दारा शिकोह का सर काट लिया था अपने वही भाई का। तो एक बात, पूरे दिल्ली में अपने भाई का सर काट के घुमाया था, वो औरंगजेब जिसने और दारा शिकोह अपने भाई का सर काट के अपने वालिद के सामने तख्त में पेश किया था। पर मेरा सवाल जी वो औरंगजेब की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि वो औरंगजेब बहुत बीता हुआ कल है, बहुत जा चुका है, उसको हमें याद भी नहीं करना चाहिए। तो बीजेपी उसको इतना याद क्यों कर रही है? हम नहीं याद कर रहे हैं। कर रही है? एकदम नहीं। हम तो ये मानते हैं कि जो मुगल आए थे, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनका अप्रिशिएशन भी है, लेकिन जिन्होंने जुल्म ज्यादती की, जिनके नाम पे बहुत सारी शिकायतें थी, जिसने अपने बाप को कैद कर लिया, जिसने अपने भाई का सर कलम कर दिया, उस औरंगजेब को क्यों याद करना है? पर बीजेपी ने तो इस पे बहुत रिएक्शन दिया। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए मेरे आइडियल, मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हीं को याद करता हूँ, उन्हीं के राह पे चलता हूँ। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई आइडियल है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, पीजे अब्दुल कलाम हैं, जो वो जिन लोगों ने एक आदर्श स्थापित किया। औरंगजेब से क्या लेना देना? औरंगजेब कब मौत हो गई, अब तो हड्डी भी गल गई होगी। तो वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि औरंगजेब की तो अब हड्डी भी गल गई होगी, फिर क्यों कहा जा रहा है कि उसकी कब्र को खो दो, उसके मज़ारों को आग लगा दो? अबू आसिम आजमी को छपास रोग है, रोग होता है ना, कई लोगों को टीवी पे आने का रोग होता है, कई को छपने का होता है। आजकल एक नया रोग चला है, लड़कियां को रील बनाने का, कई ट्रेन में जाते हैं गिर के मर जाते हैं। तो अबू आसिम आजमी को बहुत बड़ा रोग है, तो उसने कह दिया कि अब औरंगजेब के बारे में वहां पे बोला, तो जब बोला तो उसमें कई लोगों ने रिएक्शन दिया। कोई औरंगजेब मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा नहीं औरंगजेब, पर औरंगजेब तो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया अभी। नहीं, हमने नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया है। पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने जवाब दिया। अच्छा, तो ये बताइए, अगर औरंगजेब कोई मुद्दा नहीं है और अबू आजमी ने उसे लेके जो भी बोला, तो बीजेपी ने उसका रिएक्शन क्यों दिया, उसका रिएक्शन क्यों दिया? अबू आसिम आजमी वो जो है टैटू बनवा ले औरंगजेब का अपने माथे पे। अच्छा, अबू आसिम आजमी अपने कुर्ता पे औरंगजेब की फोटो लगा के चले, हमें क्या एतराज है? बहुत मोहब्बत है तो जाए, सुबह शाम औरंगजेब की कब्र पे जाकर खड़ा हो जाए अबू आसिम आजमी, हमें क्या दिक्कत है? हमें औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं। हम तो इस मुल्क की मिट्टी में पैदा हुए लोगों की फिक्र करते हैं, और जो हमारे यहाँ बाहर से शासक आए, उन्होंने जो जुल्म ज्यादती की उसकी बहुत बड़ी गाथा है।
पूरा आपका पहला पॉडकास्ट है, पूरा खत्म हो जाएगा इसमें अगर उसकी चर्चा करेंगे जुल्म हाँ। ज्यादती की। हम तो इतना कहते हैं, औरंगजेब भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा तो था सर, देखिए चलिए अभी वो मुद्दा खत्म हो गया है शायद, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया था, नागपुर आपके हिंसा हो पॉडकास्ट गई में थी। खत्म कर दिया उस मुद्दे अच्छा, को। आपने यही खत्म कर पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमारे लिए वो कोई मुद्दा नहीं। अब नहीं है मुद्दा, लेकिन पहले तो था। नहीं, कोई बोलेगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले से ये चीजें नहीं होती आ रही थी? अभी औरंगजेब हुआ, अभी धर्म बीच में आने लग गया, अभी रोजे रमजान आ गए, नमाज आ गई, बहुत चीज आ गई, और अब नामों को लेके भी बहुत चीजें होती हैं कि इनके नाम बदल देने चाहिए। उत्तराखंड में काफी जिलों के नाम बदले गए, यूपी में बहुत जगह नाम बदले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बदलता रहा? बहन जी ने बदल दिया था यूपी में कई जिले, पर अभी तो सिर्फ उर्दू नाम बदले जा रहे हैं। उर्दू नाम का क्या दिक्कत है? जो आबादी जिनकी होती है, मान लीजिए राजपूत लोगों का मोहल्ला है और उसका नाम है बाबरपुर, क्या करना? वो कह रहे हैं भाई हमारा मोहल्ला जरा महाराणा प्रताप के नाम पे रख दीजिए। तो लोकतंत्र में जो वोट देते हैं, हम जो जिताते हैं, तो लोक भावना का ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं? पर पहले से क्यों नहीं भावना का ध्यान रखा जा रहा था? ये अचानक से क्यों? आप लोग कहते तो मानते, पहले की सरकार तुष्टीकरण करती थी, अपीजमेंट करती थी। हम लोग लोक भावना का ध्यान रखते हैं। अब नोएडा नाम है, अब कई लोगों को लगता है नोएडा इंग्लिश जैसा नाम है, तो लोग जानते हैं कि भाई न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो कई लोगों को फुल फॉर्म नहीं मालूम। लोगों को आराम से रहना है। और अगर कई जगह के नाम बदले गए, जैसे हम लोगों ने लोक कल्याण मार्ग रखा, प्रधानमंत्री जहाँ रहते, तो लोक कल्याण हो रहा है वहां से, तो लोक कल्याण नाम रखा, इसमें किसी को क्या एतराज है? पर एतराज तो इसमें कुछ भी नहीं है, पर ये अचानक से जो इतने ऐसे उर्दू नेम बदले जा रहे हैं, बदले भी गए हैं बहुत से, यूपी में भी बदले गए हैं। योगी जी ने तो बहुत, उनका तो फेवरेट है नाम बदलना, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फेवरेट काम है। हमने तो किसी मुस्लिम भाई का नाम नहीं बदला, हमने मोहल्लों के नाम, जो जिले के नाम लोगों ने कहा, मान लीजिए फैजाबाद था तो अयोध्या कहने लगे, तो वहाँ अयोध्या कौन जान रहा है फैजाबाद क्या था? अब अयोध्या मशहूर है तो बोलते हैं। अब वहां जाते हैं इलाहाबाद, तो लोग कहते हैं भाई प्रयागराज। अब देखिए 60 करोड़ से ज्यादा लोग गए डुबकी लगाने के लिए, तो उनको प्रयाग ही कहलाता है, तो प्रयागराज नाम हो गया। इसमें किसी को क्या एतराज है? मुस्लिम भाई भी प्रयागराज कहते हैं, पूछे कहाँ से आए, बोले प्रयागराज से आए। किसी को कोई तो वो तो कहेंगे ही ना, क्योंकि को दिक्कत है। अच्छा, नहीं, बहुत से लोगों को भी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? अच्छा, मेरा नाम शाहनवाज है, मेरा नाम थोड़ी बदला किसी ने। जी आपका नाम थोड़ी बदला किसी ने जी। वो तो आप अपना नाम है, हम लोग का मुल्क है, हम अपने मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, अलग अलग अंदाज में बुलाते हैं, लेकिन मकसद तो एक ही है कि हम भारत के वासी हैं और भारत के संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। जो इस देश में पैदा हुआ उसका इस देश पे अधिकार है और उसके लिए कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं है। भारत संविधान से चलता है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसी पर देश चल रहा है और चलता रहेगा। विपक्ष का कहना तो ये है कि बीजेपी सरकार मुस्लिम्स को टारगेट बना रही है, उनके जो राइट्स हैं वो छीने जा रहे हैं। जैसे वक्फ को लेके उन्हें लगता है कि तो मैंने बता दिया कि किसी के भी राइट नहीं छीन रहे हैं। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, जो इस देश की मिट्टी से प्यार करेगा, भारत माता की जय कहेगा, जो इस मुल्क को अपनी मातृभूमि मानेगा, मातृ वतन मानेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि आप वक्फ के पहले मेंबर रह चुके हैं। हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे हैं पहले से 98 तक जी। तब तो आप पैदा नहीं हुई होंगी जी। 93 में 93 से 98 तक मैं मेंबर रहा हूँ। फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। मैंने तो देखा दिल्ली में वक्फ बोर्ड के अंदर रह के देखा कैसे मेहरौली के अंदर, दिल्ली के अंदर, यहाँ तो चले जाइए पहाड़गंज में एक मस्जिद को इन लोगों ने गेस्ट हाउस में बदल दिया। अच्छा। वक्फ बोर्ड वाले ने। चलिएगा भारत एक्सप्रेस का कैमरा लेके मैं दिखा दूंगा। तो दिक्कत यह है कि वक्फ को जो मुस्लिम बैठे हुए वो लूटे तो बहुत अच्छा,
और सरकार कहेगी नहीं। कौन वक्फ कौन लूटे हैं? जो जो वक्फ कमेटी बोर्ड के बैठी अंदर है। हैं, हाँ जो मुतवल्ली हैं। हाँ। मकसद क्या था? गरीब के लिए, बेवा के लिए, यतीमों के लिए उस गरीब को पैसा देना। किसी को दिया क्या? आपका पॉडकास्ट हिंदुस्तान में लोग देखेंगे, एक मुसलमान कह दे कि उसको कोई वक्फ बोर्ड से फायदा हुआ क्या? फायदा हुआ ही नहीं। अब फायदा होगा गरीबों को, यतीमों को, विधवाओं को। और ये कह देना कि भाई वक्फ एक्ट में आपने हिंदू मेंबर, नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों रख दिया? जी जी बिल्कुल। कहना है ये लोगों का कि जब मंदिर की कमेटी होती है, टेंपल वाली कमेटी होती है, तो उसमें तो नहीं किसी मुस्लिम को मेंबर बनाया जाता, तो वक्फ में क्यों? अब मस्जिद कमेटी में कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा, दरगाह कमेटी में कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा, कब्रिस्तान कमेटी में कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। तो लेकिन वक्फ बोर्ड तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके अंदर पहले भी होता था 2 MP। अब 2 MP, दिल्ली में 2 MP, तो 2 MP नॉन मुस्लिम थे तो वो मेंबर होते थे। और ये क्या बात होगा कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप ही मुस्लिम का हित कर सकती हैं। यानी देश का CM, PM, DM सारे पद पे तो नॉन मुस्लिम है जी। तो क्या वो मुसलमानों का भला नहीं कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी 5 किलो अनाज सब मुस्लिम भाइयों को भी दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, 5 लाख इलाज की गारंटी दे रहे हैं। तो वो मुस्लिम है क्या? ये तो सही नहीं होगा कि मुस्लिम ही अगर पद पे रहेगा तो वो ध्यान रखेगा। लेकिन ये मंदिर कमेटी से तुलना करना है तो मस्जिद कमेटी की कीजिए। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ मस्जिद कमेटी में कोई नॉन मुस्लिम नहीं होगा। अच्छा, तो आपका कहना है कोई मुतवल्ली नॉन मुस्लिम नहीं होगा। अच्छा, कोई मोहतमीम नॉन मुस्लिम नहीं होगा। तो शाहनवाज जी, मतलब मैं आपसे सीधे से ये पूछना चाहती हूँ कि ये आप तो बहुत टाइम से इसमें थे, वक्फ में, मतलब इसके मेंबर भी रह चुके हैं, तो उस वक्त और इस वक्त में आपको ऐसा क्या लगा कि चीजें बदल देनी चाहिए या इस तरीके से नहीं होना चाहिए? क्योंकि तब भी और भी मेंबर्स होंगे, सभी काम कर रहे होंगे, तो उस टाइम 2013 की शायद ये बातें, तब तो आपने समर्थन किया था। हाँ, ये सवाल आपने पूछा कि 2013 जी जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था तो आप पूरी स्पीच मेरी निकालेंगे तो मैंने सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया था जी। लेकिन हमने कहा था चलिए अब लाए हैं तो हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक गलती से पैरा जुड़ गया था कि वो कहीं दावा कर देगा आपके घर पे जाके, किसी में वो ट्राइबल की जमीन है जो शेड्यूल 5 में 6 में हम लोगों ने उसको अलग किया है कि ट्राइबल की जमीन तो कोई आदिवासी की जमीन नहीं ले सकता, वक्फ उस पर दावा कर देता था। नाजायज दावा नहीं कर सकेगा और कोई नाजायज जमीन भी कब्जा नहीं कर सकेगा, ये एक्ट लाया गया है। अच्छा, और तो जो 10 साल से आपकी सरकार है तो तब ये चीजों को नहीं देखा गया था? आप तो कहेंगे 10 मिनट हो गए सरकार के, 1 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया। अरे सरकार काम करने के लिए इतने काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये इसको भी किया। अभी तो कॉमन सिविल कोड की भी बाकी है। अभी UCC तो हर स्टेट में हो ही रहा है। सबको जो कहते हैं कि भाई शरिया कानून मानेंगे, उसका क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो तो निकाल दिया। शरिया कानून में अगर मुसलमान चोरी करे तो उसके हाथ कटने चाहिए क्या? नहीं मानते उसमें। सिविल राइट में कह रहे हैं शरिया कानून, तो जो शादी ब्याह है, जो प्रॉपर्टी राइट है, इन सब के अंदर कोई दखल देने का इरादा नहीं है। लेकिन मैरिज रिफॉर्म कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं साहब आप दखल दे रहे हो, हम 4 शादी कर सकते हैं और आप जो अगर UCC ले आओगे तो हमें एक ही करना पड़ेगा। मन भरेगा नहीं उनका, ये तो ठीक नहीं। तो एक चीज मुझे आप बताइए कि ये अचानक से बीजेपी की छवि ऐसी क्यों बनती जा रही है कि लोगों को लगने लगा है कि ये सिर्फ एक हिंदुत्व पार्टी है? बिल्कुल बन रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को बुला के बात कर रही है जिसका नाम शाहनवाज हुसैन है जी। तो ये हिंदू की पार्टी कैसे होगी? मैं कोई हिंदू धर्म में शामिल हो गया हूँ क्या? मैं मुसलमान हूँ माशाल्लाह और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, कहाँ कोई दिक्कत है? हजारों करोड़ों कार्यकर्ता हमारे मुस्लिम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि सबको एक समान देखते हैं, एक निगाह एक नजर से देखते हैं नरेंद्र मोदी। अच्छा, 140 करोड़ हिंदुस्तानी को एक चश्मे से एक नजर से देखने का काम वो करते हैं।
कोई पॉलिसी आप बता दीजिए जो सरकार की योजना अनाउंस हो और उसमें कहा जाए कि ये मुसलमान के लिए नहीं। पर आपके बहुत से लीडर्स तो ऐसे हैं जो बहुत अलग अलग बातें करते हैं। हम 14 करोड़ की पार्टी है, पता है, मेंबर है हमारे, तो बोलने का अंदाज ये अलग बोला होता जाता है। है कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी, तो फिर इसको लेके आप क्या कहना एकदम नहीं चाहते हैं? बटना चाहिए। एक देश एक बार बट गया था तो कट गया था। 47 में हम बटे थे, उसके बाद हम नहीं बटे। पाकिस्तान बटा, बांग्लादेश और पाकिस्तान बना। पर यहाँ लेकिन हम नहीं यहाँ बटे। किसकी बात हो रही है बटने की? भारतीयों की। अच्छा हाँ, अच्छा, एकदम नहीं बटना है। जी न मुझे बटना है, न उपेंद्र राय जी को बटना है। हम सबको एक रहना है। जी, बिल्कुल। पूजा पद्धति कुछ भी हो, हिंदुस्तानी है भारतीय हम। हैं। हाँ। हर हिंदुस्तानी को एक रहना है। एक रहेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे। अब बटेंगे तो कटेंगे। इसमें कहाँ कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, सिख बटेंगे तो कटेंगे, कहा है? कहा बटेंगे तो कटेंगे। तो हमें बटना नहीं है, हमें सबको एक रहना है। और एक रहेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे और इस देश को मजबूत करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर। चलिए, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो विपक्ष कहता है कि बीजेपी में 2 ही मुस्लिम लीडर हैं और उन दोनों को अभी फिलहाल साइड कर दिया गया है, ये विपक्ष का कहना है। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? क्या राय है आपकी? साइड में होते तो भारत एक्सप्रेस जैसा न्यूज चैनल और रोमा बुलाती हैं। कोई साइड लाइन आदमी को बुला सकती हैं आप? ये तो विपक्ष साइड का में कहना है कहा? सर। वो तो ऐसे कहते हैं। हमारे यहाँ तो 2 नाम भी पता है और पार्टी में 2 नाम भी नहीं है। लालू जी की यहाँ कहते हैं माई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण। और जब मुख्यमंत्री बनना हो तो लालू यादव जी, फिर राबड़ी यादव जी, फिर उप मुख्यमंत्री बनना हो तो तेजस्वी यादव जी। कभी किसी को बनाते हैं, जबकि यादव की आबादी 14% और मुसलमान की 18%। तो वोट ले लेते हैं लेकिन बनाते हैं क्या? नहीं। तो उनके यहाँ तो मुस्लिम नेता, वो कहते हैं हम ही नेता हैं। अखिलेश जी कहेंगे हम ही मुस्लिम के नेता हैं। हमारे यहाँ कम से कम 2 का नाम, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी तो लोग जान रहे हैं। और पार्टी में तो उनके नेताओं का नाम तक नहीं जानते। वो लोग कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं हम ही नेता हैं, सोनिया जी कहते हैं हम ही नेता हैं। कोई जान रहा है उनके नेताओं का नाम? 2-4 MP हैं जो बोल लेते हैं तो उनका नाम चर्चा में आता है। कोई डिसीजन मेकिंग कमेटी में है वो? कहीं नहीं। अच्छा, आपने लालू यादव जी की बात की, तो लालू यादव राजनीति में बहुत वक्त से, और अब उनके बेटे भी राजनीति में आ चुके हैं, खड़े हैं और मंत्री भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि बिहार में युवाओं को रोजगार उन्होंने दिया है, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बार रेलवे में रोजगार दिया तो जमीन लिखवा लिया। बताइए, आपको केस चल रहा है लैंड फॉर जॉब। अब कह रहे हैं रोजगार देंगे। रोजगार दिया नीतीश कुमार जी ने। माल महाराज का मिर्जा खेले होली। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार ही कब दे देंगे? ये तो इन्होंने दिया ही नहीं रोजगार। सीएम इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर बस। अच्छा, अपने विभाग का मंत्री होता है, डिजिग्नेशन दे दिया जाता है डिप्टी सीएम का। तो वो तो जिस विभाग में थे उसके मंत्री थे, और सब रोजगार तो कैबिनेट डिसीजन होता है। और कैबिनेट के मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया 10 लाख लोगों को। मैंने इथेनॉल प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगाई, तो बिहार में बहुत लोगों को रोजगार दिया। तो अपने अपने डिपार्टमेंट की बात करें ना, वो क्या रोजगार देंगे? वो तो रोजगार के बदले जमीन लिखवा लेते हैं, और अब रोजगार देंगे तो क्या जान लेंगे? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी के साथ कैसा उनका टक्कर रह सकती है? कोई नहीं है टक्कर। अच्छा, सीधा एनडीए जीतेगा, 200 के पार जीतेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। और अभी हमने राष्ट्र का चुनाव जीता, फिर महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता। दिल्ली से एक बड़े ठग को विदा किया यहाँ से। अब बिहार की बारी है, बिहार जीतेंगे, बंगाल जीतेंगे, तमिलनाडु जीतेंगे। तो इतनी श्योरिटी कैसे है? कॉन्फिडेंस है, देखिए जीतने का। अच्छा, अभी लगातार 3 बार देश का चुनाव जीता, फिर महाराष्ट्र जीता, फिर हरियाणा जीते, फिर दिल्ली जीते। स्पीड और स्केल देखिए हम लोग। तो अभी तक तो बिहार में ये मुद्दा रहता था कि नौकरी नहीं है और भी बहुत चीजें हैं, खाना नहीं है, बेरोजगारी है। तो अभी क्या मुद्दे होंगे? अभी चलिए बिहार, आप गई इधर बिहार,
जी एक बार गई। एक बार नहीं, बार बार आई है चुनाव जी, में। जी बिल्कुल। दिल्ली से अच्छी सड़कें हैं बिहार में, 24 घंटा बिजली है, पानी है, सड़क है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार के अंदर सुशासन है। बिहार को बदनाम करने वाले लोगों ने बिहार को बदनाम किया, आज बिहार तरक्की कर रहा है। और जहाँ जहाँ बिहारी हैं, आपके चैनल में देखिएगा कि हजारों बिहारी होंगे, हर जगह बिहार के लोग छाए हुए हैं। कहीं भी खिदमत का काम होता है बिहारी करते हैं। बिहार का कोई व्यक्ति किसी भी चौराहे पर भीख मांगता नहीं दिखेगा, वो मेहनत से परिश्रम करके कमाता है और हमारे डीएनए में है। हम लोग तो गयाना, सूरीनाम, मॉरिशस जाके वहां बस गए, वहां काम किए, तो पूरे देश में बिहार के लोग जाते हैं। अगर बिहार के लोग सिर्फ बिहार में आकर रहे तो पूरे देश की इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, इतना बिहारी काम करते हैं। अच्छा, चिराग पासवान और कन्हैया कुमार के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, उसको लेके आपका क्या कहना है? कन्हैया को तो बोलने की बीमारी है। अच्छा, बोलता रहता है। वो तो कह रहे थे अभी कि अगर ये रोड बन रहा है तो रोड इसलिए बन रहा है कि बिहार का पानी लूट लेंगे सब लोग। अच्छा, बताइए कैसे जेएनयू में पढ़े, हमको तो ताज्जुब। और चिराग पासवान? चिराग जी तो बहुत अच्छे नेता हैं जी, बहुत सांसद, कई बार सांसद रहे और मंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन उभरते हुए नेता हैं बिहार के। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी बहुत पहले, जहां पे आपने ये बोला था कि नीतीश कुमार को हम तेजस्वी यादव को हम कंसिडर ही नहीं करते, मतलब हम उन्हें किसी भी चीज में कंसिडर नहीं करते। इस बार वो कहीं मैटर करेंगे ही नहीं। अच्छा, 20-25 सीट, पर वो जिस फैमिली से आते हैं वो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैटर ना करे? कोई मैटर नहीं करते। लालू जी भी 20-25 जीतते थे, ऐसा भी हम लोगों ने किया है। और इस बार भी उनको 23 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगा आरजेडी। विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलने वाला, पूर्व विपक्ष नेता कहलाएंगे। अच्छा, मतलब कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने? क्या काम किया? आपके पास है लिस्ट? कोई काम सुने? खाली लैंड फॉर जॉब में जाके रोज हाजिरी देनी, और क्या काम है? अच्छा, पिछले चुनाव में ओवैसी 5 सीट लेकर गए थे, ठीक है, इस बार भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उनकी सीटें इस बार आ सकती हैं, कितनी आ सकती हैं? ओवैसी अब हैदराबाद में ही उलझ के रह जाएंगे बस। उलझ तो वो और भी जगह रहे, काफी जगह उलझ रहे। आप देखिए, ओवैसी का एक एमपी और हुआ था, वो भी हार गया। और ओवैसी के जो एमएलए जीत कर आए थे वो उनका साथ छोड़ के चले गए इनकी जबान की वजह से। इनका तो काम है, नाम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इत्तेहाद की बात करते हैं, सिर्फ नफरती जबान बोलते हैं, सिर्फ तनाव पैदा करना, गलतफहमी पैदा करना, नेता बनने के लिए पूरी कम्युनिटी को टकराव के रास्ते पे ले जाना। 15 मिनट, बस 15 मिनट वाले हैं ओवैसी। हाँ, 15 मिनट का बड़ा जिक्र करते हैं। अभी भी कहते हैं भाई 15 मिनट बाकी है, तो कुछ होने वाला नहीं है उनका। अच्छा, बिहार में 0 पे आउट होंगे। अच्छा, बिल्कुल भी एक भी सीट नहीं लेके आएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? पिछली बार धोखे से जीत गए। अच्छा, ऐसे कैसे धोखे से जीत गए थे? वो लोग, जनता ने जिताया होगा तभी तो जीते। जनता जिताती तो उनके जो लोग जीते थे वो निर्दलीय टाइप जीते थे, इनका सिंबल था। अच्छा, बहुत वो चले गए इनको छोड़ के। अब लोगों का कहना है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की तरफ से खड़े होते हैं, बैक फ्रंट पे, मतलब वो उनका वोट जो, हम लोग समुंदर के 2 किनारा है, नदी के 2 किनारे नहीं। ओवैसी रजाकारों के साथ निकले हुए लोग, उनका हमारा क्या लेना देना? कोई लेना देना। पर माना तो यही जाता है, बोला जाता है ये बाकायदा कि ये भले कितनी ही जुबानी जंग हो जाए लेकिन ये है साथ। नहीं, कोई कितनी सच्चाई है इस बात में? एकदम कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है, सिर्फ बातें हैं। या कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा सीटों को? कोई ओवैसी से बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं, और हम उनको चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं। अच्छा, तो बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव कुछ सीटों पर क्या आपको लगता है कि एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं? वो खेल तेजस्वी यादव का बिगाड़ेंगे। एनडीए से तो लड़ाई हुई, और तीखी लड़ाई हम लोगों ने दी लोकसभा में। उन्होंने जमानत जब्त करा दी आरजेडी की, तो आरजेडी उनसे निपटे, हमारा क्या है? पप्पू यादव
मेहनती नेता हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो तो कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस वाला उनको ले भी नहीं पा रहा है, वो जा भी नहीं पा रहे हैं, तो उनके बारे में तो कांग्रेस का प्रचार करने जाते हैं सब जगह। दिल्ली में भी प्रचार कर रहे थे, बहुत मेहनत की पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए दिल्ली में, और सीट भी बहुत दी, 0। अच्छा, ये बताइए तो क्या आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं कोई इस दौर में, और अगर लड़ेंगे तो किस सीट से? क्यों इस दौर में क्यों नहीं आप? मैं क्यों, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 6 बार पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, मैं कई बार सांसद, बिहार में मंत्री, देश में मंत्री, अब पार्टी के प्रवक्ता का काम कर रहा हूँ, वर्कर के तौर पर काम करूंगा और पूरी ईमानदारी से पार्टी का काम। एक चीज आप मुझे बताइए कि बिहार की राजनीति में इस बार कुछ नए चेहरे भी जुड़े हैं, आपको तो पता ही होगा, जैसे कि जन सुराज है, प्रशांत किशोर है, और एक आईपीएस अधिकारी है शिवदीप लांडे, और एक ये लंदन से पढ़ के आई है पुष्पा प्रिया। तो आपको क्या लगता है कि इनका कितना? तो मेरा भी बेटा पढ़ के आया है। अच्छा, पर ये तो विधानसभा चुनाव में खड़ी होने जा रही है ना। अब हमारे बेटे का नाम ही नहीं पता है, वो भी लंदन से पढ़ के आया। बिहार में लाखों बिहारी हैं जो लंदन से पढ़ के आए हैं, पर उनकी चर्चा बहुत हो रही है आजकल। अमेरिका से भी पढ़ के आए। तो आपको क्या लगता है कि पढ़ के आए, सब बिहारी मिलकर काम करेंगे बिहार के अंदर। तो इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? मतलब ये जो नए नए चेहरे आ रहे हैं सभी का, जो बोरा बिछा के पढ़े हैं जैसे हमारे जैसे लोग पेड़ के नीचे, या राबड़ी देवी जैसी, वो भी बिना पढ़े लिखे भी मुख्यमंत्री बन गए। तो कौन कौन आया चुनाव में, सबको हक है आने का, इसमें क्या रोका जाएगा? कोई कहीं से पढ़ के आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, श्री राम कॉलेज से पढ़ के आए, लेडी श्री राम से पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, हार्वर्ड से पढ़ के आए। अगर वो सेवा करना चाहेगा तो उसको पूरा हक है सेवा करने का। अच्छा, चलिए, अभी तो बहुत हो गई ये वाली बातें, बिहार से रिलेटेड हो गई और वक्फ हो गया, बहुत ज्यादा ही हम पेचीदा क्वेश्चंस पे पहुंच गए। अभी मैं आपसे एक चीज पूछने वाली हूँ जो आपकी थोड़ी सी पर्सनल है। आपकी लव लाइफ, आपकी शादी को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उन्हें जानने की बहुत उत्सुकता रहती है कि आपकी वाइफ हिंदू हैं और आप मुस्लिम हैं, तो आप दोनों कैसे मिले, कैसे शादी हुई, कैसे, मतलब कठिनाइयाँ नहीं आई आपकी शादी होने में? हमारे बच्चों की लव लाइफ चल रही है। अब हमारी, मैं देखने में आपको न लगूं, अब हम लोग बुजुर्ग हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कहाँ, अभी बातचीत करने में बहुत दिक्कत होती है कि मेरी मिसेस कहती हैं वो स्कूल में पढ़ाती हैं बच्चियों को, वो इंग्लिश टीचर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, और मैं बोल देता हूँ, उनकी लड़कियां उनसे पूछती हैं, मैडम आपकी लव स्टोरी सुने तो क्या असर पड़ता है? तो अभी ये है कि हमारी शादी हुई, कैसे हुई, थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से? ऐसी होती नहीं है, मतलब ये आप कहाँ पे आप लोग मिले? हम लोग तो बस में थे, स्टूडेंट थे, बस में उनको सीट दी, बैठ गई तो उठी नहीं, बैठी हुई हमारे साथ इतने साल से। जी बिल्कुल। और वो दोस्ती हुई, 9 साल की दोस्ती, फिर शादी हुई। आजकल तो व्हाट्सएप चैट में और फेसबुक पे मिलते हैं और डेटिंग पे चले जाते हैं। हम लोग तो 9 साल तक, 1-2 साल तक हिम्मत नहीं हुई इनको आई लव यू कहने। तो कठिनाइयां नहीं आई कुछ धर्म को लेके? कठिनाई, जब प्यार किया तो डरना क्या था, कठिनाई क्या? देखिए, मोहब्बत करने वाले को, लव करने वाले को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी जी, लेकिन कोई साजिशन अगर लव करेगा तो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। बिहार को अच्छा इंटरव्यू किया आपने, मैंने बहुत से पॉडकास्ट किए जी, लेकिन आपने बहुत अच्छे सवाल, तीखे सवाल पूछे। उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा ये। मैंने तो इतना फायरी सवाल कभी झेला ही नहीं। अभी आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, सही कह रहे जी। नहीं, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, भारत एक्सप्रेस से आप जुड़े, यहाँ पे आए।